आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना JVM आर्किटेक्चर का पार्ट 2 जो रिमेनिंग रह गया था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं नोट्स में और देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास लोडर और मेमोरी एरिया के बारे में बहुत ही डिटेल्स में कवर कर लिया था। आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एग्जीक्यूशन इंजन और नेटिव मेथड इंटरफेस और साथ में नेटिव मेथड लाइब्रेरीज भी रहेगा। तो देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जो भी हुआ था अभी तक क्लास लोड किया गया था और रिस्पेक्टिव मेमोरी एरिया में सारे के सारे मेमोरी को मतलब सारे के सारे वेरिएबल और जो भी हम लोग का क्लास लेवल इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट सारे के सारे मेमोरी एरिया में हम लोग को अवेलेबल करा दिया गया था। अब ये फाइनल लास्ट कंप्लीट स्टेप होता है जो होता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन। और ये जो इंजन है इसी का काम होता है कि आपका जावा का जो बाइट कोड था उसको वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करेगा। कैसे करेगा तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर में एग्जीक्यूशन इंजन के अंदर में हम लोग का 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है। सबसे पहले रहता है आपका इंटरप्रेटर और उसके बाद रहता है आपका JIT कंपाइलर। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है तो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले क्या करेगा, जो भी इसको चाहिए होगा डेटा कहाँ से, मेमोरी एरिया से, तो वो उसको लेगा और सारे के सारे कोड को वो लाइन बाई लाइन, इंटरप्रेटर का सबसे पहला काम आता है। हम लोग पढ़े थे कि जावा क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों है। तो कंपाइलर का काम क्या था, आपका बाइट कोड में कन्वर्ट करना, ये हम लोगों ने देख चुका था। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बाइट कोड कन्वर्ट हो गया था, अब इसको इंटरप्रेटर, मान लीजिए बाइट कोड ये है, इसको इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा। पहले इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फाइनल मशीन कोड में। मशीन कोड में इसको कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट करते हुए आगे जाएगा। तो मान लीजिए 100 लाइन है तो पहले लाइन को ये कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरा लाइन को कन्वर्ट करेगा, मतलब पैरेलली एग्जीक्यूट करते हुए भी जाएगा। थर्ड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया आपका लास्ट इंटरप्रेटर का काम। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर मान लीजिए आपको एक मेथड बना है, मेथड का नाम है अभी के लिए मान लेते हैं रन। तो रन मेथड को मान लेते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको पूरे प्रोग्राम में अपने हम लोग इसको 15 नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करेंगे। तो इंटरप्रेटर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या हो रहा है कि हम लोग 15 टाइम्स ये रन मेथड को कॉल कर रहे हैं और इस रन मेथड के अंदर में मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पर हम लोग का कुछ 50 स्टेटमेंट रहेगा। 50 स्टेटमेंट मतलब कुछ भी इंट i = 10 या system.out.println कोई भी, मतलब 50 नंबर ऑफ लाइन्स रहने वाला है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि ये रन मेथड जब भी कॉल होगा बार बार एक एक लाइन को वो फिर से कन्वर्ट करेगा, किसमें, मशीन कोड में करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को 50 लाइन को करेगा बार बार। एक बार आप कॉल किए फिर से करेगा, दूसरा बार में फिर से करेगा, तीसरा बार में, ये बार बार सेम लाइन को क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। और ये आपका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है इंटरप्रेटर का। लेकिन इसी को ओवरकम करने के लिए जावा में क्या किया गया, आपका JIT कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस आपका ये है कि ये आपका JVM जो है ट्रैक करता है कि आपका मेथड कितना बार कॉल हुआ है। अब ये ट्रैक क्यों करता है तो इसको अभी हम लोग जस्ट पॉइंट में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए इंटरप्रेटर के बारे में मैंने जो भी कहा वो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जस्ट इन कंपाइलर में क्या क्या होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये आपका कोड को कंपाइल करता है। ये क्या है, आपका कंपाइलर है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, आपका वो भी कोड को लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में और हम लोग का फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कब आया, प्रॉब्लम तब आया जब मोस्ट कॉमनली यूज मेथड जैसे रन मेथड को हम लोग 15 नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर रहे हैं और इस मेथड के अंदर में जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है उसको भूल जाइए। लेकिन अब बस याद रखिए कि इसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं ये मेथड को। तो JVM इसको नोट करता है कि ये मेथड क्या बार बार मतलब एग्जीक्यूशन में जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम लोग क्यों उसको बार बार लाइन मतलब बार बार हम लोग बाइट कोड से मशीन कोड कन्वर्ट करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर JIT कंपाइलर क्या करता है, इसको इन्हांस करता है। जो मेथड आपका बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको JIT कंपाइलर क्या करता है, डायरेक्टली इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके रख लेता है अपने पास। याद रखिएगा, अगर ये JIT कंपाइलर नहीं होता तो जब भी रन मेथड को कॉल किया जाता वो लाइन बाय लाइन बार बार कन्वर्ट करता और एग्जीक्यूट करता। लेकिन JIT कंपाइलर होने से क्या हो गया, ये ट्रैक कर रहा है हर एक मेथड को कि वो कितना बार कॉल हो रहा है। जब उसका थ्रेशोल्ड पार हो गया तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, ये रन मेथड को सीधे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और अब नेक्स्ट टाइम में मान लीजिए इसका थ्रेशोल्ड है 5 मान लीजिए, तो अगर ये JVM को पता चल गया कि आपने रन मेथड को 5 टाइम्स कॉल कर दिया है तो अब ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर को बोल देगा भाई तुम अब आराम करो, अब ये जो है हमको पता चल गया ये कि बहुत फ्रीक्वेंटली कॉल किया जा रहा है। अब ये जो मेथड है इसका जो तुम क्या, देखिए इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये मेथड का आपका लाइन बाय लाइन क्या कर रहा था, बाइट कोड से मशीन कोड, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, सो ऑन, सारे के सारे मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था लाइन बाय लाइन।
अब JIT कंपाइलर क्या करेगा, इसको डायरेक्टली वन टाइम में ही आपका कंपाइल कर देगा मशीन कोड में और इसको एक जगह में रख देगा। तो ये जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हम लोग का मेथड है, इसी को आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं क्या, हॉटस्पॉट। ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। अब नेक्स्ट टाइम में जब भी रन मेथड को कॉल किया जाएगा तो JVM क्या करेगा, अब इसको इंटरप्रेटर के पास नहीं भेजेगा। इसको पता चल गया है कि ये जो हम लोग का रन मेथड है जो मोस्ट कॉमनली यूज था, इसको हम लोग कंपाइल करके पहले ही रख चुके हैं मशीन कोड में, और ये जो प्रोफाइलर है इसका जिम्मेदारी है कि ये रन मेथड का क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा। अब ये क्या हो गया, देखिए फास्ट हो गया, नहीं तो ये बार बार लाइन को क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था मशीन कोड में। ये वन टाइम कन्वर्ट कर दिया और ये सिंपली स्टोर कर दिया, और आपका जब भी ये कॉल किया जाएगा प्रोफाइलर का जिम्मेदारी है कि ये इसका जिम्मेदारी उठाएगा। तो ये हो गया आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर का कमाल। इसके अंदर में बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं आपके, कोड ऑप्टिमाइजर, टारगेट कोड जनरेटर। तो ये सब फिलहाल अभी उतना ध्यान नहीं देना है, बस याद रखिए हम लोग का जो इंटरप्रेटर होता है वो होता है सबसे मेन एग्जीक्यूशन इंजन में, जिसका काम होता है लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना। कैसे, कन्वर्ट करने के बाद, मतलब बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई भी मोस्ट कॉमनली मेथड को हम लोग बार बार कॉल कर रहे हैं तो JVM उसको ट्रैक करता है, और जब भी उसको पता चल जाता है उसका लिमिट एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड कॉलिंग का, तो वो क्या करता है, उसका एक कंपाइल्ड वर्जन ऑफ कोड को तैयार कर देता है, JIT कंपाइलर। और अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस मेथड को कॉल करेंगे तो अब इंटरप्रेटर के पास ना जाके ये प्रोफाइलर क्या करेगा, डायरेक्टली उस मेथड को सीधे कॉल कर देगा और इसका काम कंप्लीट कर देगा। तो ये सेम जो भी मैंने कहा है यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख के रख दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका JIT कंपाइलर जो होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए आता है, और उसके बाद JVM मेंटेन्स ए काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम ए फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इफ दिस काउंट एक्सीड्स ए प्री डिफाइंड लिमिट और से थ्रेशोल्ड वैल्यू, द JIT कंपाइल्स द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज विच कैन डायरेक्टली बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। तो ये आपका JIT बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। और इसके बाद देखेंगे तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखिए ये बहुत मेन पॉइंट है, मैंने क्या कहा कि ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के हिसाब से चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग का प्रोग्राम में अगर मान लीजिए कि 100 मेथड है तो ये सबको डायरेक्टली कंपाइल नहीं कर देगा, बिना मतलब को क्यों कंपाइल करेगा, कंपाइलेशन में हम लोग को समय लगता है। वो जावा सी कंपाइलर को भूल जाइए, ये अभी एग्जीक्यूशन इंजन का कंपाइलेशन में आई है, JIT कंपाइलेशन में, तो इसमें टाइम लगता है, इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर कोई भी मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब भी बनता है। अब सारे 100 मेथड को करने बैठेगा तब तो हो गया, तब तो प्रोग्राम हम लोग का क्या रन होगा, वो तो फिर बात की बात है। तो ये हो गया हम लोग का इंटरप्रेटर और JIT कंपाइलर। साथ में ही हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं गार्बेज कलेक्टर भी रहता है और सिक्योरिटी मैनेजर भी रहता है आपका एग्जीक्यूशन इंजन में ही। अब देखिए गार्बेज कलेक्टर का तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप क्या याद रख सकते हैं समझने के लिए, देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। तो रेफरेंस हम लोग रखते थे लेफ्ट साइड में, और हम लोग यहाँ पर इक्वल टू न्यू कीवर्ड से बनाते थे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनता था वो हीप मेमोरी में बनता था और रेफरेंस हम लोग का स्टैक में रहता था। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 369 और ये हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल है, मान लेते हैं अभी के लिए S1, और यहाँ पर हम लोग कर दिए हैश 369, तो ये क्या करता था, इसको लिंक करता था, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रेफरेंस वेरिएबल में एक मान लीजिए एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है, अभी के लिए मान लीजिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए, न्यू कीवर्ड से हम लोग करके बना दिए, और इसका रेफरेंस एड्रेस है अभी के लिए मान लीजिए 1 2 3। अब क्या हम लोग कर रहे हैं, S1 इक्वल टू हम लोग अब इसका रेफरेंस को स्टोर कर दे रहे हैं, तो ये 369 हट जाएगा और यहाँ पर मान लीजिए आ गया 1 2 3। तो अब S1 क्या करेगा, अब इसको पॉइंट करेगा, ना कि इसको, अब इसको पॉइंट नहीं करेगा। तो अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि S1 पहले इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका रेफरेंस चेंज कर दिया। सिंपल है, S1 इक्वल टू जो भी आप ऑब्जेक्ट का दे देंगे नेम, वहाँ पर उसका रेफरेंस आ जाएगा, तो इसका रेफरेंस चेंज हो गया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब इस ऑब्जेक्ट को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ये बिना मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, वो रियल एंटिटी है जो हम लोग का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये बिना मतलब का मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये काम होता है आपका गार्बेज कलेक्टर का, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सर्च करता है जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, वो अपना बेनाम अपना ऐसे ही बैठा हुआ है, तो उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। तो ये आपका मेमोरी मैनेजमेंट में भी काम आ जाता है। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन इंजन का मेन काम, जो था आपका फाइनली कोड को एग्जीक्यूट करना। इंटरप्रेटर क्या करता है, बाइट कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड को और एग्जीक्यूट करता है। और अगर जो फ्रीक्वेंटली कॉल किया जा रहा है मेथड, उसको क्या किया जाता है, JIT कंपाइलर के द्वारा उसको कंपाइल कर दिया जाता है मशीन कोड में, और जब भी नेक्स्ट टाइम वो मेथड को कॉल किया जाएगा तो ये प्रोफाइलर का जिम्मेदारी है कि इसका जिम्मेदारी उठाएगा और उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये था सिंपल एग्जीक्यूशन इंजन का। अब इसके बाद क्या होता है कि नेटिव, यहाँ पर आप देखेंगे तो जावा नेटिव इंटरफेस। तो ये जो आपका इंटरफेस होता है, इंटरफेस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये आप समझ लीजिए कुछ ऐसे ही टाइप ऑफ इंटरफेस जिसका जिम्मेदारी है कि नेटिव मेथड लाइब्रेरीज, मतलब आप देखिए
नेटिव मेथड मतलब क्या है, हम लोग तो उतना डिटेल्स में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या समझे थे कि कोई ऐसा कोड जो आपका डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे C++। तो अगर मान लीजिए वो सबके C++ के लाइब्रेरी है, और अगर एग्जीक्यूशन इंजन को बीच में ज़रूरत पड़ जा रहा है, अब क्यों पड़ जा रहा है ये अभी फिलहाल मत सोचिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि जावा भी क्या करता है, C++ के कुछ कुछ प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। तो ये जावा यूज़ करता है आज भी। तो अगर मान लीजिए इन बिटवीन एग्जीक्यूशन इंजन को क्या पड़ जा रहा है, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ जा रहा है। अब ये रहा है आपका जावा का एग्जीक्यूशन इंजन, इसको तो कोई लेना देना है ही नहीं किससे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ये जेवीएम को क्या घंटा फर्क पड़ता है कि C++ में क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। जेवीएम तो भाई वही समझेगा जो बाइट कोड में, जो जावा कंपाइलर का बाइट कोड उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इसको जरूरत पड़ गया, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ गया, तो बीच में एक आपका इंटरफेस आता है जिसको हम लोग कहते हैं जावा नेटिव इंटरफेस। इसका जिम्मेदारी है कि ये जो आपका नेटिव मेथड लाइब्रेरीज है इससे ये बात करेगा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसा बंदा है जिसको हिंदी आता है, और ये एक ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश आता है। अब मान लीजिए कि अब इसको हिंदी आता है, सिर्फ इसको इंग्लिश आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर नहीं पाएगा। तो बीच में हम लोग को एक इमीडिएटर चाहिए जो क्या करेगा, जिसको हिंदी भी आता होगा और इंग्लिश भी आता होगा। ये क्या करेगा, हिंदी सुनेगा और इंग्लिश वाले को समझाएगा इंग्लिश में, और इंग्लिश का इंग्लिश सुनेगा और उसको हिंदी में समझा देगा हिंदी वालों का। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से ये आपका जावा नेटिव इंटरफेस का काम है कि जब भी आपका कोई भी एक्सटर्नल प्रोग्राम को यूज करने का जरूरत पड़ता है तो ये बीच में आता है, एक दलाल का बीच में, दलाल के रूप में बीच में आता है, और ये जेवीएम को हेल्प करता है नेटिव मेथड को यूज करने के लिए। तो ये सारे के सारे नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, बहुत जल्द आप लोग को ये नोट्स मैं दे दूंगा ऑनलाइन, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है। अब जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं डिटेल्स में जेवीएम आर्किटेक्चर को, तो अब एक फाइनली हम लोग समअप कर देते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ से ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, आपका जो डॉट जावा फाइल है इसको कंपाइल किया जाता था किसके द्वारा, आपका जावा सी कंपाइलर है उसके द्वारा इसको कंपाइल किया जाता है, और ये डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका डॉट क्लास फाइल में। तो ये डॉट क्लास फाइल आपका हो गया किसमें, बाइट कोड में हो जाता है। ये डॉट क्लास फाइल आपका हो जाता है बाइट कोड में, और इसके बाद नया खेल शुरू होता है। नया खेल का मतलब क्लास लोडर क्या करता है, सारे के सारे डॉट क्लास फाइल को 1 बाय 1 लोड करता है। और क्लास लोडर के अंदर में बहुत सारी चीज़ था, जैसे कि आपका लोडिंग सेक्शन, लिंकेज सेक्शन, इनिशियलाइजेशन सेक्शन। लोडिंग में क्या करता है, ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर था 1 बाय 1 करके सारे बूटस्ट्रैप क्लास को लोड करेगा। एक्सटेंशन क्लास, एप्लीकेशन क्लास सब हम लोग देख चुके हैं, ये 1 बाय 1 लोड करेगा। और उसके बाद आपका क्या करेगा कि जो भी आपका क्लास लेवल डेटा है आपका मेथड एरिया में स्टोर कर देगा साथ में ही, और उसके बाद ये लिंकेज सेक्शन में जाके वो कोड को, बाइट कोड को वेरीफाई करेगा। अगर सब सही है तो बिल्कुल अच्छा है। उसके बाद प्रिपेयर करेगा, प्रिपेरेशन में क्या करेगा, जो भी हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो भी रहेगा, जैसे इंटीजर के लिए 0, बुलियन के लिए फॉल्स, तो वो उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। कहाँ पर करेगा, पहले करता था आपका मेथड एरिया में, लेकिन जावा 8 से कर दिया गया है इसको हीप एरिया में। तो ये आप बस सिंपल सा कवर अप कर दे रहे हैं, इसको बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, रिजॉल्व में आता है जिसमें सिंबॉलिक पैरामीटर, मतलब डिफरेंट क्लास के रेफरेंस या डिफरेंट क्लास के कांस्टेंट वेरिएबल अगर हम लोग कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इसको सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद फाइनली आपका ये लास्ट सेक्शन होता है क्लास लोडर का, जिसमें इनिशियलाइज किया जाता है। तो आपने जो भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड किया होगा प्रोग्राम में, तो उसको सिंपली डिफॉल्ट वैल्यू के रिप्लेसमेंट में लगा देगा। तो ये सिंपल हो गया। और उसके बाद जो भी स्टैटिक ब्लॉक था उसको भी लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम में ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये था क्लास लोडर का। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देख लिया था, मेमोरी एरियाज में। मेमोरी एरिया में हम लोग का 5 डिफरेंट मेमोरी एरिया था, मेथड एरिया, हीप एरिया, पीसी रजिस्टर, जावा स्टैक और नेटिव मेथड स्टैक। तो मेथड एरिया में हम लोग का क्लास लेवल डेटा रहता है सिंपल, हीप में हम लोग का ऑब्जेक्ट रहता है, और जावा 8 से यहाँ पर आपका स्टैटिक वेरिएबल भी रहना शुरू हो गया है। और पीसी रजिस्टर में हम लोग के हर एक थ्रेड के लिए एक पीसी रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें हम लोग का करेंट टास्क जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर रहता है। जावा स्टैक में जब भी हम लोग का मेथड एग्जीक्यूशन होता है तो एक स्टैक में एक मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, और उस मेथड के अंदर में सारे वेरिएबल जो भी कुछ होंगे ये आपके स्टैक में रहते हैं। अगर मेथड को कॉलिंग कर रहा है तो स्टैक क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा, और जैसे जैसे मेथड खत्म होगा ये स्टैक वापस खत्म होते हुए चला जाएगा। अगर हम लोग नेटिव मेथड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट स्टैक बनता है जिसका नाम है आपका नेटिव मेथड स्टैक, जो मेमोरी एरिया का एक डिफरेंट सेक्शन है, जहाँ पर हम लोग का नेटिव मेथड के सारे वेरिएबल जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होंगे वो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है कि आपका पीसी रजिस्टर, जावा स्टैक, नेटिव मेथड स्टैक ये सब होते हैं थ्रेड सेफ। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये थ्रेड सेफ क्यों होते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। और उसके बाद फाइनली था हम लोग का क्या, एग्जीक्यूशन इंजन, जिसमें हम लोग का यहाँ पर रहता है 2 पार्ट। सबसे फर्स्ट होता है आपका इंटरप्रेटर, और उसके बाद होता है जेआईटी कंपाइलर। जेआईटी कंपाइलर को अभी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कीजिए,
इग्नोर कीजिए मतलब आपको इग्नोर करने नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये अभी क्या करेगा कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, सारे डेटा को यूज़ करेगा मेमोरी एरिया से और कोड को बाइट कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले मशीन कोड में, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। और जेवीएम इसको ट्रैक करता है कि अगर आप कोई भी मेथड को बार बार कॉल कर रहे हो और थ्रेशोल्ड वैल्यू आपका लिमिट पार हो गया, तब JIT कंपाइलर पिक्चर में आएगा और उस फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड को क्या करेगा, कंपाइल कर देगा मशीन कोड में। और फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस मेथड को कॉल करेंगे, कंपाइल्ड वर्जन ऑफ मेथड को वो कॉल करने वाला है, ना कि इंटरप्रेटर के पास जाएगा और फिर से उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने वाला है। और साथ में ही गार्बेज कलेक्टर भी है, हम लोग इसके बारे में भी जान चुके हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग का जावा नेटिव इंटरफेस है, जिसका जिम्मेदारी है अगर JVM को इन बिटवीन ज़रूरत पड़ा किसी डिफरेंट लाइब्रेरीज का जो आपके डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो ये JVM का जिम्मेदारी है कि उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।